मुझे बताओ, क्या तुम्हारे पास कोई राज है? कोई ऐसा राज जो तुमने कभी किसी को नहीं बताया? कोई गुनाह, कोई पाप, कोई डरावना अनुभव जिसे याद करते ही तुम्हारी सांसें थोड़ी तेज हो जाती हैं? सोचो, हम इंसान अपने राज छुपा लेते हैं। हम मुस्कुराते हैं, हम सामान्य जीवन जीते हैं, लेकिन हमारे भीतर कहीं ना कहीं कुछ चीजें दबी रहती हैं। कुछ यादें, कुछ डर, कुछ सच्चाइयां जिन्हें हम दुनिया से छुपा लेते हैं। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि इंसानों की तरह जगहों के भी राज होते हैं? हाँ, कुछ जगहें भी अपने अंदर भयानक कहानियां छुपा कर रखती हैं। पुराने किले, वीरान हवेलियां, जंगलों के बीच खड़े महल, ऐसी जगहें जहां समय धीरे चलता है, जहां हवा सामान्य हवा जैसी नहीं लगती, जहां दीवारें कभी कभी फुसफुसाती हुई प्रतीत होती हैं, और जहां कभी कभी कोई तुम्हें देख रहा होता है, भले ही तुम्हें कोई दिखाई ना दे। समय बीतता जाता है, साल गुजरते हैं, दशक गुजरते हैं, और उन जगहों के अंदर दर्द जमा होता रहता है। मौतें, विश्वासघात, बलि, खून, धोखा, धीरे धीरे ये सब मिलकर एक अंधेरा बनाते हैं। और फिर एक दिन वो अंधेरा श्राप बन जाता है। आज की कहानी ऐसे ही एक श्राप की है। एक महल की कहानी, एक रानी की कहानी, और एक ऐसे बच्चे की कहानी जो मरने के बाद भी वहां से गया नहीं। आज भी उस महल में कभी कभी एक बच्चे की आवाज सुनाई देती है, कभी रोते हुए, कभी हंसते हुए, और कभी किसी के बहुत पास आकर। ये कहानी है नंदनगढ़ के रानी महल की। एक शांत शाम, शहर की सड़कों पर धीरे धीरे रात उतर रही थी। दूर कहीं मंदिर से शंख की आवाज आ रही थी, कहीं टीवी की आवाज, कहीं चाय की दुकानों की बातचीत। लेकिन उस घर के अंदर जहां मैं बैठा था, वहां अजीब सी खामोशी थी। मेरे सामने बैठे थे प्रियोनाथ समाददार, एक सफल आदमी, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम। लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब थकान थी, जैसे उसने कुछ ऐसा देखा हो जिसे याद करना भी मुश्किल हो। उसके सामने बैठी थी ओइंद्रिला सान्याल, जिसे सब बबली कहते थे। कुछ देर तक कमरे में खामोशी रही। फिर प्रियोनाथ ने अचानक पूछा, मिस सान्याल, क्या आपको लगता है कि बच्चों की हंसी दुनिया की सबसे मासूम आवाज होती है? बबली मुस्कुराई। हाँ, शायद। प्रियोनाथ ने सिगरेट जलाई। धुएं का एक हल्का बादल कमरे में फैल गया। फिर वो बोला, लेकिन अगर वही आवाज एक सुनसान महल में आधी रात को सुनाई दे तो? बबली की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। कमरे में खामोशी फैल गई। और फिर प्रियोनाथ ने अपनी कहानी शुरू की। ये कई साल पहले की बात है। उस समय भारत में एक नया ट्रेंड शुरू हो रहा था। पुराने किले, पुरानी हवेलियां, राजमहल, इन सबको होटल में बदला जा रहा था। इन्हें कहा जाता था हेरिटेज होटल। मैं उस समय एक बड़ी कंपनी के लिए काम करता था। कंपनी का नाम था रीजेंसी। मेरा काम था देश भर में घूमना, ऐसी जगहें ढूंढना जहां होटल बनाए जा सकें। इसी दौरान मुझे एक जगह के बारे में पता चला। एक छोटा सा पहाड़ी राज्य, घने जंगलों के बीच। नाम था नंदनगढ़। लोग कहते थे वहां एक शानदार महल है, इतना शानदार कि अगर उसे होटल बना दिया जाए तो वो दुनिया भर के टूरिस्टों को आकर्षित कर सकता है। लेकिन लोग एक और बात भी कहते थे। वे कहते थे वो महल श्रापित है। लोग वहां रात नहीं बिताते। गांव वाले सूर्यास्त के बाद उस पहाड़ी के पास भी नहीं जाते। कारण, वे कहते थे कि वहां एक बच्चा रहता है जो मर चुका है, लेकिन फिर भी वहां से गया नहीं। मैं हंस पड़ा। मुझे भूतों पर विश्वास नहीं था,
मैंने फैसला किया, मैं नंदनगढ़ जाऊंगा, 3 दिन वहां रहूंगा और सच्चाई पता लगाऊंगा। मुझे क्या पता था कि ये फैसला मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होगा। नंदनगढ़ पहुंचने में मुझे लगभग पूरा दिन लग गया। 2 ट्रेनें बदलनी पड़ी, फिर एक छोटी बस और आखिर में घोड़े जैसी एक छोटी सवारी। सूरज ढलने ही वाला था जब मैं पहली बार नंदनगढ़ को देख पाया। वो जगह एक छोटे से कस्बे जैसी थी। रेलवे स्टेशन छोटा था, कुछ चाय की दुकानें, कुछ मिट्टी के घर और चारों तरफ घना जंगल। लेकिन उन सब के ऊपर पहाड़ी की ढलान पर खड़ा था वो महल। पहली नज़र में वो किसी कहानी की तरह लगा। पत्थरों से बना विशाल ढांचा, ऊंची दीवारें, पुरानी खिड़कियां और चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा, जैसे वो महल दुनिया से अलग हो। स्टेशन पर मेरी मुलाकात हुई एक आदमी से। उसका नाम था सदाशिव राव। वो पुराने राजघराने की जायदाद की देखभाल करता था। जब मैंने उसे बताया कि मैं महल में रुकने वाला हूँ तो उसने मुझे कुछ देर तक देखा, फिर पूछा, क्या आपको यकीन है कि आप वहाँ रह पाएंगे? मैं हंस पड़ा, क्यों नहीं। वो हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में अजीब सी कड़वाहट थी। उसने धीरे से कहा, उस महल की बदनामी बहुत पुरानी है। मैंने कंधे उचकाए, मैं सिर्फ 3 रात रहूंगा। कुछ देर बाद उसने सिर हिलाया, ठीक है, लेकिन याद रखिए, उस महल में अब कोई नहीं रहता। महल की देखभाल करता था एक आदमी। उसका नाम था सोहराब और उसकी पत्नी अमीना। जब मैं पहाड़ी चढ़कर उनके पास पहुंचा तो पहली चीज जो मैंने देखी वो ये थी, वे महल में नहीं रहते थे, बल्कि पहाड़ी की ढलान पर एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। ये बात मुझे अजीब लगी। इतना बड़ा महल उनके सामने खड़ा था, फिर भी वे उसमें नहीं रहते थे। जब मैंने पूछा, तुम महल में क्यों नहीं रहते? सोहराब ने मेरी आंखों में देखा। उसकी आंखों में डर था, सचमुच का डर। उसने धीरे से कहा, साहब, वो जगह हम लोगों के लिए नहीं है। मैंने पूछा, क्यों? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। अमीना भी चुप रही। कुछ देर बाद सोहराब बोला, आपके लिए एक कमरा साफ कर दिया है, आप वहां रह सकते हैं। हम खाना नीचे से भेज देंगे। मैंने सिर हिलाया और महल के अंदर चला गया। महल के अंदर अजीब सी गंध थी, पुरानी दीवारों की गंध, धूल की गंध और कुछ ऐसा जिसे मैं पहचान नहीं पाया। कमरे बड़े थे लेकिन खाली, ज्यादातर दरवाजे बंद थे। मुझे जो कमरा दिया गया था वो अपेक्षाकृत साफ था। एक बिस्तर, एक मेज, एक गैस लालटेन। मैंने दरवाजा बंद किया और सोने की तैयारी की। पहली रात कुछ नहीं हुआ, लेकिन उस सन्नाटे में कुछ अजीब था। इतनी खामोशी मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा महल सांस रोके कुछ इंतजार कर रहा हो। लेकिन उस रात मैं सो गया और सुबह सब सामान्य लगा। दूसरी रात गहरी हो चुकी थी। लालटेन बुझ चुकी थी। कमरा पूरी तरह अंधेरे में था। मैं बिस्तर पर लेटा था और अचानक मेरी नींद खुल गई। क्यों? मुझे समझ नहीं आया। मैं कुछ सेकंड अंधेरे में लेटा रहा। फिर मैंने वो आवाज सुनी। एक बच्चा रो रहा था। लेकिन ये सामान्य रोना नहीं था। ये अचानक शुरू हुआ था, जैसे कोई बच्चा अचानक गुस्से में रो पड़े। और फिर उतनी ही अचानक वो आवाज़ बंद हो गई। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। मैं उठकर बैठ गया। मेरा दिल तेज धड़क रहा था। मैंने ध्यान से सुना, कुछ नहीं, कोई आवाज़ नहीं। लेकिन मैं जानता था, मैंने वो आवाज़ सच में सुनी थी और वो आवाज़ इस महल के अंदर से आई थी। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मुझे पहली बार लगा शायद लोगों की बातें
पूरी तरह झूठ नहीं थी। तीसरी रात तक आते आते मेरे मन में एक अजीब बेचैनी घर कर चुकी थी। दिन के समय सब कुछ सामान्य लगता था। धूप महल की दीवारों पर पड़ती थी, जंगल से पक्षियों की आवाज़ आती थी और मुझे लगता था कि शायद मैं ही अपनी कल्पनाओं में डर रहा हूँ। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता सब कुछ बदल जाता। महल की दीवारें और भी अंधेरी लगने लगती, लंबे गलियारे और भी सुनसान हो जाते और हवा में एक ठंडा सन्नाटा फैल जाता। उस रात मैंने खुद को समझाया, ये सब वहम है। मैं बिस्तर पर लेट गया, लालटेन बुझा दी और आंखें बंद कर ली। लेकिन रात के बीच में फिर मेरी नींद खुल गई। इस बार मुझे साफ महसूस हुआ कि कमरे में मैं अकेला नहीं हूं। मैंने हिलने की कोशिश नहीं की, मैं बस बिस्तर पर लेटा रहा, अंधेरे में सांस रोककर। और तभी मुझे महसूस हुआ कि कोई चीज़ मेरे चेहरे को छू रही है। एक हल्का सा स्पर्श, जैसे किसी बच्चे का हाथ। धीरे धीरे वो स्पर्श मेरे गाल से मेरे होठों तक पहुंचा। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। फिर एक उंगली मेरे होठों को छूकर मेरे मुंह के अंदर चली गई। वो उंगली बर्फ जैसी ठंडी थी, इतनी ठंडी कि मेरी सांस अटक गई। मैं अचानक उठ बैठा, माचिस जलाई, टॉर्च उठाई और पूरे कमरे में रोशनी घुमाई। लेकिन वहाँ कोई नहीं था, कोई बच्चा नहीं, कोई इंसान नहीं। फिर भी मैं जानता था जो कुछ हुआ वो सपना नहीं था। अगली सुबह मैंने फैसला किया कि मुझे इस महल को ध्यान से देखना होगा। मैंने कागज़ और पेंसिल निकाली और महल का फ्लोर प्लान बनाने लगा। धीरे धीरे एक अजीब बात सामने आई। महल के नक्शे में कुछ जगहें ऐसी थीं जो असल में दिखाई नहीं दे रही थीं। कुछ सीढ़ियाँ बीच में ही ख़त्म हो जाती थीं, कुछ दीवारें अजीब तरीके से बनी थीं। और फिर मुझे समझ आया, महल के अंदर कुछ कमरे छुपाए गए थे, दीवारों के पीछे सील करके। ये खोज मेरे अंदर उत्सुकता भी जगा रही थी और डर भी। मैं सीधे सदाशिव राव के घर गया। वो घर पर नहीं थे, लेकिन उनकी पत्नी ने कहा उन्होंने आपके लिए कुछ पांडुलिपियां छोड़ी हैं। वे बहुत पुरानी थीं, पीले कागज, धुंधली स्याही और उर्दू लिपि में लिखी हुई। मैं पूरे दिन उन्हें पढ़ता रहा। पहले तो उनमें सामान्य बातें थीं, कर वसूली, राज्य का इतिहास, स्थानीय किस्से। लेकिन फिर एक नाम बार बार सामने आने लगा, रानी सुरूपा। सुरूपा नंदनगढ़ की रानी थी। उसकी सुंदरता पूरे इलाके में प्रसिद्ध थी। लोग कहते थे वो इतनी सुंदर थी कि उसे देखकर लोग स्तब्ध रह जाते थे। लेकिन उसके बारे में एक और बात कही जाती थी, समय उस पर असर नहीं करता था। साल गुजरते गए, लेकिन उसकी सुंदरता वैसी ही रही, युवावस्था जैसी। और फिर पांडुलिपियों में एक और बात लिखी थी, हर साल राज्य से कुछ बच्चे गायब हो जाते थे। कोई उन्हें ढूंढ नहीं पाता था, कोई उनका पता नहीं लगा पाता था। लेकिन उनके गायब होने की तारीखें हमेशा एक खास चंद्र तिथि पर होती थी, एक ऐसी तिथि जिसे तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए शुभ माना जाता है। तभी मेरे मन में एक डरावना विचार आया, क्या यह संभव है कि रानी की सुंदरता का रहस्य इन बच्चों से जुड़ा हुआ था? उस दिन मैंने पहली बार महसूस किया कि नंदनगढ़ का रहस्य मेरी कल्पना से भी ज्यादा अंधेरा है। और शायद इस महल में जो बच्चा रोता है वो उनमें से ही एक है। पुरानी पांडुलिपियां पढ़ते पढ़ते मेरे सामने नंदनगढ़ के इतिहास का सबसे भयानक अध्याय खुलने लगा। उसमें लिखा था, एक रात पूरे राज्य में भय फैल गया था।
उस दिन चंद्र ग्रहण लगने वाला था। राजमहल में एक अजीब तनाव था। रानी सुरूपा अपने निजी महल में बंद थीं और उसी दिन एक घटना हुई। राजकुमारी रुक्मिणी की छोटी बहन अचानक गायब हो गई। पूरे राज्य में खोज शुरू हुई। सैनिकों ने जंगल छान मारा, गांवों में तलाशी ली गई, लेकिन वो लड़की कहीं नहीं मिली। आखिरकार रुक्मिणी ने एक मांग रखी। उसने कहा, रानी महल की भी तलाशी ली जाए। ये मांग पूरे दरबार को हिलाकर रख देने वाली थी, क्योंकि रानी के निजी महल में कभी कोई प्रवेश नहीं करता था। शाम हो चुकी थी। आकाश पर ग्रहण का साया उतर रहा था। राजा कंदर्प अपने सैनिकों के साथ रानी महल पहुंचे। मुख्य द्वार बंद था। अंदर से आवाज आई, रानी पूजा में व्यस्त हैं, भोर से पहले द्वार नहीं खुलेंगे। राजा ने आदेश दिया, द्वार खोलो, लेकिन अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। गुस्से में राजा ने आदेश दिया, हाथियों को लाओ। कुछ ही देर में युद्ध हाथी महल के सामने खड़े थे और फिर भारी धक्के के साथ महल का द्वार टूट गया। सैनिक अंदर घुस गए। महल के अंदर अजीब गंध थी, घी की, अगरबत्ती की, और एक ऐसी गंध जिसे पहचानना कठिन था। महल के अंदर 2 बड़े दरवाजे बंद थे। उनके पीछे से मंत्रोच्चार की आवाज आ रही थी और आग की लपटों की चमक। दरवाजा तोड़ा गया और जो दृश्य अंदर दिखाई दिया वो इतना भयानक था कि उसे देखकर कई सैनिक पीछे हट गए। कमरे के बीच में एक बड़ा यज्ञ चल रहा था, लेकिन वो सामान्य यज्ञ नहीं था। वेदी के ऊपर एक तांबे का पात्र लटका था। उसमें से लाल तरल धीरे धीरे आग में टपक रहा था, और वो तरल था खून। आग के दूसरी तरफ खड़ी थी रानी सुरूपा। वो पूरी तरह नग्न थी। उसकी आंखें अजीब चमक रही थीं और उसकी सुंदरता इतनी विचित्र थी कि देखने वाले डर से कांप उठे। लेकिन सबसे डरावनी बात कुछ और थी। रानी गर्भवती थी। कमरे के कोने में एक छोटा कक्ष था। वो खोला गया और अंदर मिली राजकुमारी रुक्मिणी की बहन, लेकिन वो जीवित नहीं थी। उसका शरीर पूरी तरह खून से खाली था। बाद में महल के पीछे की गुफा में कई बच्चों के अवशेष मिले। सालों से बच्चों की बलि दी जा रही थी, एक ही कारण से, ताकि रानी की सुंदरता हमेशा बनी रहे। सच्चाई सामने आने के बाद पूरे राज्य में क्रोध फैल गया। लेकिन एक समस्या थी, कोई भी एक गर्भवती स्त्री को मारना नहीं चाहता था। आखिरकार एक फैसला लिया गया। रानी सुरूपा को उसी महल के 2 कमरों में जिंदा कैद कर दिया गया। दरवाजे पत्थरों से बंद कर दिए गए। खाना बंद, पानी बंद, कोई रास्ता नहीं, कोई मदद नहीं। और वहीं उसे अपने बच्चे को जन्म देना था। कई महीने गुजर गए। फिर एक दिन जब दरवाजे दोबारा खोले गए तो अंदर जो दृश्य था वो इतना भयानक था कि देखने वाले सन रह गए। रानी मर चुकी थी, लेकिन भूख और पागलपन में उसने अपने ही बच्चे को खा लिया था और उसी बच्चे की हड्डी उसके गले में फंस गई थी। उसकी मौत दम घुटने से हुई थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि उस महल में एक बच्चा मर गया था और शायद उसकी आत्मा आज भी वहां थी। पांडुलिपियां पढ़ने के बाद मैं देर शाम फिर से रानी महल लौट आया। आसमान में घने बादल छा चुके थे। हवा भारी थी। जंगल असामान्य रूप से शांत था। अमीना ने मुझे खाना दिया और बिना कुछ कहे वापस चली गई।
उसके चेहरे पर एक अजीब तनाव था, जैसे वो चाहती हो कि मैं उस रात महल में ना रहूं। लेकिन अब मेरे मन में डर से ज़्यादा जिज्ञासा थी। मैंने अपना सामान धीरे धीरे समेटना शुरू किया। अगली सुबह मुझे वापस लौट जाना था, लेकिन उस रात नींद आना असंभव था। बाहर अचानक तेज हवा चलने लगी। कुछ देर बाद बिजली चमकी और फिर भयानक गड़गड़ाहट हुई। ऐसा लगा जैसे पूरा महल कांप उठा हो। मैंने मोमबत्ती जलाई और महल के नक्शे को मेज पर फैलाकर बैठ गया। तभी मैंने कुछ अजीब देखा। मोमबत्ती की लौ धीरे धीरे एक तरफ झुक रही थी, जैसे कहीं से हवा आ रही हो। लेकिन कमरे की सभी खिड़कियां बंद थीं, दरवाज़ा भी बंद था, तो हवा आ कहाँ से रही थी? मैं उठकर कमरे के उस हिस्से की ओर बढ़ा जहाँ दीवार ईंटों से बंद की गई थी। ये वही हिस्सा था जिसके पीछे महल के छिपे कमरे होने का मुझे शक था। जैसे ही मैं पास पहुंचा, मुझे महसूस हुआ वहीं से ठंडी हवा आ रही थी। मैंने टॉर्च की रोशनी दीवार पर डाली और तभी मैंने उसे देखा। एक पतली सी दरार। ये दरार पहले नहीं थी। शायद बिजली गिरने से दीवार में हल्का कंपन हुआ था और पुरानी ईंटों में ये दरार बन गई थी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या ये संभव है कि इस दरार से मैं उन बंद कमरों के अंदर झांक सकूं? मैंने एक भारी कुर्सी खींची, उसे दीवार के पास रखा और उस पर चढ़ गया। फिर टॉर्च को ऊपर उठाकर दरार के अंदर रोशनी डाली। अंदर धूल से भरा अंधेरा था, बस एक खाली कमरा। मैं नीचे उतरने ही वाला था कि अचानक मैंने एक आवाज सुनी। वो आवाज मेरे ठीक नीचे से आई थी। एक अजीब सी आवाज, जैसे कोई बच्चा हंस भी रहा हो और रो भी रहा हो। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैं कुर्सी पर जड़ हो गया। फिर मुझे महसूस हुआ कि किसी ने मेरे पैर को छुआ। एक छोटा सा हाथ, बहुत ठंडा, इतना ठंडा कि मेरी सांस रुक गई। वो हाथ धीरे से मेरे टखने को पकड़कर हल्का सा खींचने लगा। मैं संतुलन खो बैठा, कुर्सी से नीचे गिर पड़ा। टॉर्च मेरे हाथ से छूट गई, मोमबत्ती बुझ गई। कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूब गया और उसी पल मुझे लगा जैसे कोई बच्चा मेरे बिल्कुल पास खड़ा हो। मैंने एक हल्की सी सांस महसूस की, फिर सब कुछ काला हो गया। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। सोहराब मेरे सामने खड़ा था। वो घबराया हुआ था। उसने कहा, साहब, आप यहाँ कैसे गिर गए? मैंने दीवार की ओर देखा। वहाँ कोई दरार नहीं थी। दीवार पूरी तरह सही थी, जैसे वहाँ कभी कुछ टूटा ही ना हो। मैंने कुछ नहीं कहा। उस दिन मैं नंदनगढ़ छोड़कर चला गया। कई साल बाद जब मैंने अपनी रिपोर्ट दी तो उसमें मैंने सिर्फ सच्चाई लिखी कि रानी महल होटल बनने के लिए उपयुक्त नहीं है और शायद कभी नहीं होगा। कंपनी ने मुझसे वो रिपोर्ट बदलने को कहा, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। उसके बाद मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी। कई साल बाद मुझे एक पार्टी में बुलाया गया। मेरी पुरानी कंपनी के मालिक दादा बन गए थे। हर कोई उस बच्चे को गोद में ले रहा था, लेकिन मैंने देखा कि एक आदमी उस बच्चे से दूर खड़ा था। वो था प्रबीर, वही आदमी जिसे बाद में नंदनगढ़ भेजा गया था। आखिरकार उसे भी बच्चे को पकड़ना पड़ा। जैसे ही उसने बच्चे को उठाया, बच्चे ने अपना हाथ बढ़ाया और उसके चेहरे को छुआ। उसी पल प्रबीर पीछे हट गया, इतनी तेजी से कि बच्चा लगभग गिर गया। बच्चा जोर से रोने लगा और प्रबीर का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी आंखों में मैंने वही डर देखा जो कभी मेरी आंखों में था। लोग कहते हैं नंदनगढ़ के रानी महल में आज भी कभी कभी एक बच्चे की आवाज सुनाई देती है, कभी हंसते हुए, कभी रोते हुए और कभी किसी के बहुत पास आकर, क्योंकि शायद कुछ आत्माएं
मरने के बाद भी उस जगह को छोड़कर नहीं जाती जहां उनकी कहानी खत्म हुई थी।